अरे, आज तो बहुत सारे मरीज आए हैं। यानी कि आज मुझे ज़्यादा समय भी लग जाएगा। चलो, यह तो अच्छी ही बात है अपने लिए। वैसे भी घर जाकर मुझे बोर ही तो होना है। कहकर सागर ने एक और अपनी घड़ी पर नज़र डाली। ओह, आज तो 20 मिनट पहले ही आ चुका हूँ। तभी सागर की नज़र शीतल पर गई, जो आराम से कुर्सी पर पसरी हुई थी और कान में ईयरफोन लगाकर शायद किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही वह उठ खड़ी हुई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शीतल। चलो अब बाहर संभालो। मुस्कुराते हुए मैं अंदर चला गया। बारी बारी से कई मरीज आए। अभी जो मरीज आई उसे देखते ही मेरी निगाह उस पर टिक गई। अचानक से मुझे इस महिला की शक्ल जानी पहचानी सी लगी और मैं चौंक गया। अरे निहारिका! निहारिका तो जैसे अपनी चमक खो बैठी थी। पहले उसका चेहरा कितना दमकता रहता था, लेकिन अब तो बस जैसे लग रहा हो मानो कोई परेशानी से मन ही मन खाई जा रही है। वजन भी काफ़ी घट गया है। चौकी तो निहारिका भी थी, पर उसने अपने आप को संयंत्र कर लिया था। अरे सागर आप? निहारिका बोली। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ हो सकते हैं। कहो निहारिका, कैसी हो? और यह तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? शायद निहारिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप हो गई। लेकिन एक बात सागर ने नोटिस किया कि उसकी आंखें भर आई थीं। खैर, सागर ने और अधिक कुछ पूछना उचित नहीं समझा, क्योंकि निहारिका अकेली नहीं थी। अच्छा, क्या हुआ तुम्हें जो एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई? डॉक्टर सागर सामान्य स्वर में बोले। सागर, मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ मैं अपने पति अनिरुद्ध को दिखाने आई हूँ, निहारिका बोली। पिछले 3-4 माह से उनकी तबीयत कुछ कुछ खराब रहती थी, पर इधर कुछ दिनों से काफ़ी अधिक अस्वस्थ रहने लगे हैं, कहकर निहारिका ने डॉक्टर सागर का परिचय अपने पति अनिरुद्ध से करवाया। अनिरुद्ध, डॉक्टर सागर का घर कानपुर में मेरी बुआ के घर के बगल में है। मेरे फूफा जी और सागर के डैडी बचपन के दोस्त हैं। डॉक्टर सागर ने अनिरुद्ध का चेकअप किया व कुछ टेस्ट करवाने का परामर्श दिया, जिसकी रिपोर्ट लेकर अगले दिन आने को कहा। निहारिका व अनिरुद्ध चले गए, पर डॉक्टर सागर का मन उचट गया। एक बार उनके मन में आया कि वह लौट जाएं, लेकिन जब अपने मरीजों का ध्यान आया, जो कई दिन पहले नंबर लगवा चुके थे और काफ़ी दूर दूर से आए थे, तो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और शीतल से मरीजों को अंदर भेजने के लिए कह दिया। शाम के समय सागर को किसी दोस्त के घर पार्टी में जाना था, पर वह वहाँ ना जा सका और सीधे जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। डॉक्टर सागर को बार बार एक ही बात चुभ रही थी कि जिस निहारिका के कारण अपना घर, डैडी का अच्छा खासा नर्सिंग होम छोड़कर उसे इस अनजान शहर में आकर अपनी प्रैक्टिस जमानी पड़ी, वही निहारिका उनके शांत जीवन में कंकड़ फेंकने के लिए यहाँ भी आ गई। साहब, चाय लेंगे या कॉफ़ी? रिंकू ने अंदर आकर पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, सागर ने छोटा सा जवाब दिया तो वह चला गया। उसके जाते ही सागर का मन अतीत के सागर में गोते लगाने लगा। निहारिका को पहली बार सागर ने अमरनाथ अंकल की बेटी करिश्मा के जन्मदिन की पार्टी में देखा था। यूं तो वह करिश्मा के घर वालों के मुंह से निहारिका की सुंदरता की चर्चा पहले भी सुन चुका था, पर उस दिन जो देखा तो बस देखता ही रह गया। हालांकि सागर भी कम सुंदर ना था। उस पर संपन्न परिवार का एक लौता लड़का, साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई। पार्टी में आई तमाम लड़कियों की नज़रें उस पर टिकी थीं और वे उससे बात करने को आतुर थी। पर सागर जिससे बात करना चाहता था, वह अपनी सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। काफ़ी देर बाद सागर को निहारिका से बात करने का मौका मिला। आपका नाम निहारिका है? बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से सागर ने पूछा। हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? निहारिका ने उसे आश्चर्य से देखते हुए प्रतिप्रश्न किया। सिर्फ नाम ही नहीं, मैं तो आपके बारे में
और भी बहुत कुछ जानता हूँ। सागर ने कहा तो निहारिका की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? उसने पूछा। यही कि आप करिश्मा की मामा की बेटी हैं और एमबीए की छात्रा हैं। संगीत सुनना, बैडमिंटन खेलना, कविताएं लिखना आपका हॉबी है। सागर बोला। हाँ, आप कह तो सच रहे हैं, पर मेरे बारे में इतना सब कुछ आप कैसे जानते हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? निहारिका ने कहा। मैं ना करिश्मा का पड़ोसी हूँ। मेरा नाम सागर है। मैं मेडिकल अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। आजकल छुट्टियों में घर आया हूँ। सागर ने अपना परिचय दिया। तभी निहारिका को किसी ने पुकारा और वह वहाँ से चली गई। सागर भी घर लौट आया। उसकी आंखों की नींद व मन का चैन उड़ चुका था। दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस उसे निहारिका ही नजर आती थी। उस दिन सागर अपनी छोटी बहन अनुप्रिया के साथ शॉपिंग करने गया था। अनुप्रिया बुटीक में अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी। सागर बोर होने लगा तो वह बाहर आ गया। अचानक उसकी नज़र सामने की गिफ्ट शॉप की तरफ चली गई तो वह चौंक पड़ा। वहाँ निहारिका कुछ खरीद रही थी। सागर उस ओर बढ़ चला। हाय निहारिका, कैसी हो और यहाँ कैसे? निहारिका के करीब जाकर सागर ने पूछा। अरे सागर, आप और यहाँ? दरअसल आज मेरी एक फ्रेंड का जन्मदिन है। मैं उसी के लिए गिफ्ट खरीदने आई हूँ। और आप? निहारिका ने उससे कहा। मैं अपनी बहन अनुप्रिया के साथ आया हूँ। वह सामने की दुकान से कपड़े खरीद रही है। बोर होने लगा तो अंदर से बाहर आ गया और तुम यहाँ दिख गई। निहारिका ने एक टेबल लैंप पैक करवा लिया। वह पैसे देने के लिए मुड़ी तो सागर ने उसे फिर शोकेसों की तरफ बुला लिया और फिर एक सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की तरफ इशारा करते हुए बोला। निहारिका, देखो तो ज़रा यह कैसा लग रहा है। बहुत खूबसूरत, निहारिका बोली। सागर ने सोचा क्यों न वह अपने प्यार का इजहार निहारिका को यह सुंदर उपहार देकर करे। यह सोचकर उसने वह ताजमहल और साथ में एक खूबसूरत पत्थर का बना कीमती ब्रेसलेट भी खरीद लिया। तभी सागर को ढूंढते हुए वहाँ बहन अनुप्रिया भी आ गई और निहारिका को देखकर उससे बातें करने लगे। सागर मन ही मन खुश हुआ कि चलो वह सफाई देने से बच गया, वरना न जाने कितनी देर तक उसकी छोटी बहन उससे सिर्फ इसलिए लड़ती कि वह उसे बिना बताए क्यों चलाया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घड़ी की तरफ नज़र डालते हुए निहारिका बोली। निहारिका, हमारे साथ ही चलो ना। मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़कर सागर भैया तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। अनुप्रिया के इस आग्रह को निहारिका टाल ना सकी और उसके साथ चल दी। अनुप्रिया को उसकी दोस्त के घर छोड़कर सागर ने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी और निहारिका से बोला, चलो कॉफ़ी पीकर घर चलेंगे। सागर, देर हो जाएगी, अभी मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है। निहारिका, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, प्लीज़ चलो ना। सागर के इस आग्रह को निहारिका मान गई। दोनों कोने की एक खाली टेबल पर आकर बैठ गए। सागर यह सोचकर अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था कि यह उन दोनों की दूसरी मुलाकात है और निहारिका कहीं उसे सड़क छाप आशिक ना समझ ले। सागर, आपने वह ब्रेसलेट अनुप्रिया को नहीं दिया? निहारिका सहज हो बोली। निहारिका, सागर बोला, मैंने वह ब्रेसलेट और ताजमहल उस लड़की के लिए खरीदा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। पर क्या सागर? पर निहारिका, वह मुझे प्यार करती है या नहीं यह मैं नहीं जानता। तो क्या अभी तक आपने अपने दिल की बात उस लड़की से नहीं की? निहारिका ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए पूछा। नहीं, डरता हूँ कहीं वह नाराज ना हो जाए। वैसे तुम बताओ निहारिका, क्या वह लड़की मेरा प्रेम स्वीकार कर लेगी? मैं क्या बताऊँ सागर, पता नहीं उस लड़की के दिल में आपके प्रति क्या है। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। निहारिका उठ खड़ी हुई। सागर ने निहारिका को
उसके घर छोड़ दिया और जब तक वह अंदर नहीं चली गई तब तक उसे देखता रहा। दूसरे दिन निहारिका से मिलने सागर उसके घर गया तो पता चला कि वह अपनी सहेलियों के साथ सुबह ही एक हफ्ते के लिए शिमला घूमने गई है। सागर निराश लौट गया। निहारिका के वापस आने से पहले ही सागर की छुट्टियां समाप्त हो गई और वह वापस हॉस्टल चला गया। अब सागर जब भी खाली होता उसके कानों में निहारिका की खनकती हंसी गूंजती रहती। वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेता कि इस बार घर लौटेगा तो अपने दिल की बात निहारिका से ज़रूर कह देगा। इंतज़ार की घड़ी कितनी ही लंबी हो ख़त्म होती ही है। आखिर सागर की परीक्षाएं समाप्त हो गई और उसी दिन वह घर के लिए चल पड़ा। सागर जब घर पहुंचा तो शाम का धुंधलका छाने लगा था। उसे देख अनुप्रिया खुश होते हुए बोली, भैया आप बड़े ही ठीक मौके पर आए हैं। मुझे निहारिका के घर तक जाना है, आप गाड़ी से छोड़ देंगे क्या? निहारिका का नाम सुनते ही सागर के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह बोला, हाँ मैं थका नहीं हूँ, बस एक कप कॉफ़ी पीकर चलता हूँ। अनुप्रिया को कॉफ़ी लाने के लिए बोलकर सागर तैयार होने चला गया। तैयार होते समय वह मन ही मन सोच रहा था कि आज वह निहारिका से अपने प्यार का इजहार कर ही देगा। चलते वक्त उसने वह ताजमहल और ब्रेसलेट भी ले लिया जो वह संभाल कर घर में रख गया था। रास्ते भर अनुप्रिया सागर से उसके दोस्तों और हॉस्टल के बारे में बातें करती रही। सागर भी उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। निहारिका का घर बिजली की रंग बिरंगी झालरों से जगमगाता देख सागर ने छोटी बहन से पूछा, अनुप्रिया क्या आज निहारिका के घर में कोई फंक्शन है? अरे हाँ भैया, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज निहारिका की सगाई है, कहकर अनुप्रिया गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गई और जाते जाते कह गई कि गाड़ी पार्क कर आप भी आ जाना। सागर को लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। वह वहाँ ठहर ना सका और उसी क्षण वापस लौट आया। उसके तमाम सपने शीशे की तरह टूट गए थे जो लगभग 1 साल से निहारिका को लेकर देखता आया था। सागर ने अंत में वह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके डैडी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सागर को वह शहर हर पल सूल की तरह चुभता था। अतः उसने कानपुर छोड़कर इस शहर में आकर अपनी प्रैक्टिस जमाई। साहब खाना तैयार है, लगा दूं? रिंकू ने आकर उससे पूछा तो सागर की तंद्रा भंग हुई और वह जैसे सपने से जाग गया। नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। हाँ मेरे लिए बस 1 कप कॉफ़ी भर बना देना। इतना कहकर डॉक्टर सागर उठे और कंप्यूटर खोलकर कुछ काम करने लगे। अगले दिन रिपोर्ट लेकर निहारिका व अनिरुद्ध उसके क्लिनिक पर आ गए। रिपोर्ट देखकर उसने बता दिया कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है और दवाइयों का पर्चा लिखकर उन्हें दे दिया। जाते समय निहारिका व अनिरुद्ध सागर को अपने घर आने का निमंत्रण दे गए। सागर के इलाज से अनिरुद्ध ठीक हो रहा था। सागर से दोबारा मिलकर निहारिका भी अब पहले की तरह खिली खिली रहने लगी थी। उसे खुश देखकर सागर को एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास होता। निहारिका व अनिरुद्ध कई बार सागर से घर आने को कह चुके थे। एक दिन वह उधर से निकल रहा था तो सोचा, चलो आज निहारिका से मिल ले। अनिरुद्ध और निहारिका अभी ऑफिस से नहीं लौटे थे, घर पर आया थे। अतः सागर ड्राइंग रूम में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे सागर बोर होने लगा तो टेबल पर रखी पत्र पत्रिकाएं ही उलटने पुलटने लगा। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी और वह उस डायरी को उठाकर देखने लगा। डायरी के पहले पन्ने पर निहारिका लिखा देखकर सागर के मन में उत्सुकता जागी और वह अंदर के पन्नों को खोलकर पढ़ने लगा। एक पृष्ठ पर लिखा था, मैंने सागर के बारे में सुना था। आज करिश्मा के जन्मदिन की पार्टी में उससे मुलाकात भी हो गई। मैंने अपने जीवन साथी की जो कल्पना की थी उस पर सागर बिल्कुल खरा उतरता है।
कुछ पन्नों को छोड़कर फिर लिखा था, आज मैं सागर से दूसरी बार मिली। बातों में पता चला कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है, जिसके लिए उसने आज ही प्यारा सा ताजमहल व ब्रेसलेट खरीदा है। कितनी नसीब वाली होगी वह लड़की जिसे सागर प्यार करता है। सागर आश्चर्यचकित रह गया। तो क्या निहारिका भी उसे चाहती थी? खैर, इसमें अब संदेह ही कहाँ था। उसकी कायरता का नतीजा निहारिका को और उसे भी भुगतना पड़ रहा है। डायरी जहाँ से उठाई थी वहीं रख कर सागर आंखें बंद किए सोचता रहा कि यदि उस दिन रेस्टोरेंट में हिम्मत करके निहारिका से प्यार का इजहार कर दिया होता तो आज उसे अकेलेपन का विषाद तो नहीं झेलना पड़ता। अरे सागर, आप अचानक बिना पूर्व सूचना दिए निहारिका कमरे में घुसते हुए बोली। निहारिका, मैंने सोचा अचानक बिना पहले से बताए तुम्हारे घर आकर तुम्हें चौंका दूं। क्यों, कैसा लगा मेरा यह आइडिया? बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अनिरुद्ध ने कहा। आप हमारे घर आए, यह हमारे लिए गर्व की बात है। निहारिका ने आया को चाय नाश्ता लाने का निर्देश दिया और खुद अनिरुद्ध के बगल में आकर बैठ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर सागर ने कहा, अब आप लोग मेरे घर कब आ रहे हैं? ऐसा करो निहारिका, अनिरुद्ध को लेकर इसी इतवार को आ जाओ। सागर, इस इतवार को तो अनिरुद्ध का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। निहारिका, तुम अकेले ही चली जाना। अनिरुद्ध बोले, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। सागर घर लौटकर आया तो उसको बेचैनी और बढ़ गई थी। निहारिका इतवार को नियत समय पर सागर के घर पहुंच गई। घर में इधर उधर देखकर बोली, सागर, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सब लोग कहीं गए हैं? निहारिका, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। दरअसल मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी कहीं और हो गई। मैंने निश्चय किया था कि उसके अलावा किसी और लड़की से मैं विवाह नहीं करूँगा और मैंने ऐसा ही किया। निहारिका उसे देखकर हैरान रह गई। बोली, पर सागर, कब तक व कैसे अकेले जीवन व्यतीत करेंगे आप? निहारिका, मैं अकेला बेशक हूँ, पर उसकी यादें मेरे साथ हैं। वह मेरे जीने का सहारा है। यही नहीं, मैं तो अब उसे अक्सर प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखता हूँ। तो क्या वह भी इसी शहर में है? हाँ निहारिका, सागर बोला। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अभी उसी से मिलवाता हूँ। और भावावेश में निहारिका को ले जाकर सागर शीशे के सामने खड़ा करके बोला, देखो निहारिका, यही है मेरा प्यार। सागर, यह क्या मजाक है? दूर छिटक कर निहारिका गुस्से से बोली। सागर ने उसे सब कुछ सच सच बता डाला और अलमारी से निकाल कर वह ताजमहल व ब्रेसलेट उसके सामने रख दिया। हतप्रभ खड़ी निहारिका कभी सागर को तो कभी ब्रेसलेट व सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल को देख रही थी, जिस पर छोटे छोटे शब्दों में खुदा था निहारिका के लिए। निहारिका एक अजीब दुविधाजनक स्थिति लिए घर लौटी थी। एक तरफ अनिरुद्ध था, जिसके नाम का मंगलसूत्र उसके गले में पड़ा है, लेकिन उन दोनों के बीच वह रिश्ता नहीं है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दूसरी तरफ सागर, जिसके प्यार का अंकुर कभी उसके मन में फूटा था, किंतु वह फूल पुष्पित ना हो सका और आज इतने सालों के बाद न जाने कैसे अनायास ही उसमें कौंपले निकलने लगे। निहारिका रात भर करवटें बदलती रही। सुबह उठी तो सोना पानी के कारण आंखें लाल और सिर में तेज दर्द हो रहा था। अनिरुद्ध पत्नी को बीमार देखकर गुस्सा हो गया। क्या निहारिका, जब देखो तब तुम बीमार ही रहती हो। यह चाय नाश्ते का समय हो गया है और तुम अभी तक पड़ी हो। और यह नौकरानी के भी ना बड़े नखरे हैं। आज आएगी, फिर कल कुछ ना कुछ बहाना बना देगी। सच में तुम कामचोर औरतों से परेशान हो गया हूँ। अनिरुद्ध की जली कटी सुनकर वह जैसे ही बिस्तर से उठने को हुई तो अनिरुद्ध ने उसे डांट दिया, रहने दो। बेमन से चाय नाश्ता बनाओगी तो ना तो वह स्वाद मिलेगा और साथ ही साथ मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। पड़ी रहो बिस्तर पर। अब मेरे इतना कमाने का फ़ायदा क्या
जब मुझे खुद ही चाय बनाकर पीना है तो पत्नी होकर भी एक सुख ना दे सके। भुनभुनाता हुआ वह चला गया। यह था असली रूप अनिरुद्ध का। कुछ घंटों बाद जैसे तैसे निहारिका दवा लेने सागर के पास पहुंची। सागर के क्लिनिक में काफ़ी भीड़ थी, अतः निहारिका का जब नंबर आया तो दोपहर हो चुकी थी। सागर ने निहारिका की जांच की, कुछ दवाएं दी और बोला, चलो आज हम दोनों बाहर लंच करते हैं। आज निहारिका बिना किसी विरोध के सागर के साथ चल दी। दोनों ने होटल में खाना खाया, बातें की, फिर निहारिका घर लौट आई और सागर क्लिनिक लौट गया। निहारिका का साथ सागर को आनंदित करता, उसमें नए उत्साह का संचार हो जाता। निहारिका को भी सागर का साथ सुखद लगता। अब वे हमेशा मिलते रहते। उस दिन दोपहर से ही आसमान में बादल सूरज के साथ आंख मिचौली कर रहे थे। निहारिका को बादलों वाले मौसम में बाहर घूमने में बड़ा मज़ा आता था, अतः दफ्तर से जल्दी घर लौट आई और फिर शाम को वो तैयार होकर वह सागर से मिलने क्लिनिक चल दी। सागर भी क्लिनिक से निकलने की तैयारी कर रहा था, अतः दोनों गाड़ी में बैठकर सागर के घर आ गए। निहारिका, कितना अच्छा लगता है जब तुम साथ होती हो, सागर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ आकर मैंने कितना अच्छा किया। यदि यहाँ ना आया होता तो तुम शायद कभी नहीं मिलते। सागर, यदि आपने अपने दिल की बात तभी मुझसे कह दी होती तो आज आपको यूँ अकेला जीवन व्यतीत ना करना पड़ता। हाँ निहारिका, तुम ठीक कहती हो, पर क्या हम अपनी गलती सुधार नहीं सकते? सागर, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कभी सुधारी नहीं जा सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। कॉफ़ी का खाली कप मेज पर रखते हुए निहारिका बोली। निहारिका बाहर निकली, किंतु तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने सोचा कि वह निकल जाए, पता नहीं कब बारिश बंद हो, किंतु इतने खराब मौसम में सागर ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि बारिश बंद हो जाएगी तो वह खुद उसे छोड़ आएगा। आज जैसे कुदरत भी उन्हें मिलाने को तैयार थी। निहारिका की बुद्धि ने भावनाओं के ज्वार के सामने हथियार डाल दिए। उन्हें उचित अनुचित का भी ध्यान न रहा। सागर के प्रति निहारिका के मन में निकली प्रेम की कोपलों ने आखिर उस रेशमी डोर को काट ही डाला जिसे निहारिका अनिरुद्ध के साथ बंधी थी। सुबह बारिश रुकी तो निहारिका घर आई, पर उसके दिल पर एक अपराध बोध था कि उसने ऐसा क्यों किया। पर वह भी क्या करती। सागर की आवाज़ कानों में पड़ते ही या उसके सामने रहते ही उसे अपनी सुध ही कहाँ रहती है जो वह सही गलत का फैसला कर पाती। अरे निहारिका, तुम रात भर कहाँ थी? अनिरुद्ध बेचैन होकर बोले। मैं पूरी रात तुम्हें लेकर परेशान होता रहा। अनिरुद्ध, कल शाम को मैं डॉक्टर सागर की क्लिनिक दवा लेने गई थी। लौटते समय एक सहेली के यहाँ चली गई। मैं तो बारिश में ही आ रही थी, पर उसने यह कहकर आने नहीं दिया कि इस बरसात में जाकर तुम अपनी तबीयत और ख़राब करोगी क्या? निहारिका सुनो, आज शाम की ट्रेन से रंजना दीदी 3-4 दिनों के लिए यहाँ आ रही हैं। रात में जीजाजी का फ़ोन आया था। हाँ, एक बात और, मेरी दीदी के आते ही तुम बीमारी का बहाना लेकर शुरू ना हो जाना। अच्छे से खातिरदारी करना और अच्छा अच्छा बना कर खिलाना। मैं कोई शिकायत नहीं सुनना चाहूँगा, बस। और चीज़ मंगानी हो तो बता देना, दोपहर में किसी से भिजवा दूँगा, अनिरुद्ध ने कहा। निहारिका ने सामान की सूची अनिरुद्ध को दे दी। करीब हफ्ते भर रहकर रंजना दीदी वापस चली गई। तब निहारिका ऑफिस गई और फिर वहाँ से सागर के घर चली गई। निहारिका को देखते ही सागर बोला, अरे तुम कहाँ थे? ना घर आई ना ही फ़ोन किया। कहीं तुम उस दिन की घटना से नाराज़ तो नहीं हो? निहारिका कुछ बोली नहीं। उसने सागर का माथा छूकर देखा तो वह तप रहा था। अपने प्रति इतनी लापरवाही ठीक नहीं है सागर। आप सबका इलाज कर सकते हैं, अपना नहीं, मीठी झिड़की देते हुए निहारिका बोली। निहारिका, मेरी बीमारी सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। अकेलेपन की यह पीड़ा अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, न तन से न मन से। तुम मेरे जीवन में आ जाती हो तो जीने की राह आसान हो जाती है।
अपने दिल की बात सागर ने निहारिका के समक्ष जाहिर कर दी। सागर, क्या अनिरुद्ध को छोड़ देना सही होगा? निहारिका ने तर्क पेश किया। मेरे लिए निहारिका, सही और गलत क्या है यह मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरा प्यार हो और अनिरुद्ध तुम पर थोपा गया है। तुम्हारा व उसका साथ तो मात्र संयोग है। सच ही तो कह रहे हैं सागर, निहारिका ने सोचा। अनिरुद्ध के साथ शादी तय करने के बाद ही तो घर वालों ने उसे बताया था, जबकि सागर को मैंने पसंद किया था। मेरा पहला प्यार है सागर। निहारिका, आज तुम्हारी पसंद तुम्हारे सामने है, जिसे अपनाने में तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छानुसार जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। निहारिका, तुम मेरे जीवन में आ जाओ। यही हमारी कायरता का प्रायश्चित होगा। सच, आखिर सारा दोष सागर का तो नहीं, वह भी बराबर की दोषी है। यदि सागर ने संकोचवश अपने दिल की बात उसे नहीं कही तो उसने भी कहाँ अपने प्यार का इजहार किया था। सागर कायर थे तो वह कहाँ हिम्मती थे। नहीं, अब और अकेलेपन की पीड़ा नहीं उठाने देगी वह खुद को। सागर के जीवन में आकर खुशियां भर देगी और अपने भी। निहारिका ने मन ही मन फैसला किया तो सागर के प्रति उसके हृदय में सहानुभूति की बाढ़ सी आ गई। निहारिका ने फ़ोन उठाया और अनिरुद्ध का नंबर मिलाकर बोली, हेलो अनिरुद्ध, मैंने एक बार बताया था ना कि मैंने किसी से प्यार किया था। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सागर हैं। आज मैंने अपना खोया हुआ प्यार दोबारा पा लिया। निहारिका, तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अभी एक तमाचा खाओगी तो होश ठिकाने लग जाएगा। अनिरुद्ध बोला, चलो जल्दी घर आ जाओ। पति पत्नी के रिश्ते क्या इतने सहज हैं जो तोड़ दिए जाएं? अनिरुद्ध, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, अपनी ज़िंदगी किसके साथ व्यतीत करनी है किसके साथ नहीं, यह मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने काफ़ी सोच समझ कर फैसला लिया है। रही बात कानूनी कार्यवाही की तो हम बाद में पूरी कर लेंगे। निहारिका की बात सुनकर अनिरुद्ध भड़क गया और फ़ोन पर ही उसे गंदी गंदी गालियाँ देकर कहने लगा कि जा जा, तेरी जैसी 1000 लड़कियों की लाइन लगी है मुझे, तो छोड़ देगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा कमाता हूँ कि दूसरी पत्नी मिल जाएगी आराम से, और तुमने मुझे कौन सा सुख दे दिया, एक बच्चे का भी सुख ना दे सकी अब तक। निहारिका पर अनिरुद्ध की बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने चुपचाप फ़ोन बंद कर दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।